हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम दोबारा से हरियाणा करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच में हैं। इस हरियाणा करंट अफेयर्स की हरियाणा के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर विशेष भूमिका रहेगी। तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक बड़े ध्यानपूर्वक देखें, ताकि इस वीडियो का लाभ जो है वो हरियाणा के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर आपको प्राप्त हो सके। तो हरियाणा के करंट अफेयर्स की चर्चा हम आरंभ करते हैं। आज हम चर्चा आरंभ करेंगे हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सा वित्त आयोग कार्य कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा छठा। हरियाणा के अंदर वर्तमान में 6th फाइनेंस कमीशन कार्य कर रहा है और 6th फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं IAS ऑफिसर P राघवेंद्र राव। और यहाँ पे एक बात और बताऊंगा कि स्टेट फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग का गठन अंडर आर्टिकल 243 के तहत किया जाता है और हरियाणा के राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 और हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत इसका गठन किया गया है। और किसी भी राज्य का जो वित्त आयोग होता है उसका मेन काम होता है रिसोर्सेज का बंटवारा करना स्टेट और पंचायतों के बीच में। अर्थात जो हरियाणा के अंदर जो पैसा है उसका राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में बंटवारा करना, ताकि पंचायतों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सके और वो अपने विकास कार्यों को सुनिश्चित कर सकें। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन होता है वो अंडर आर्टिकल 280 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि पैसे को स्टेट और सेंटर के बीच में विभाजन की सिफारिशें पेश करना। अब ये चाहे वो राज्य वित्त आयोग हो चाहे वो देश का वित्त आयोग हो, इसकी जो सिफारिशें होती है वो सलाहकारी भूमिका होती है। मतलब जो है सरकार वित्त आयोग की सिफारिशें को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। तो ये तो रहा आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा का। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं एक विशेष टॉपिक सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर कि हाथ से बनाए हुए सामानों के ऊपर जो सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर एक इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला लगता है उसके ऊपर, क्योंकि हर पेपर के अंदर सूरजकुंड मेले के ऊपर जो है प्रश्न आता है। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि 2021 के अंदर जो 35वां वहाँ जो सूरजकुंड का मेला होना था, कोरोना के कारण उसका आयोजन नहीं किया गया है। तो जब 35वें का आयोजन नहीं हुआ है तो अब हमने 34वां याद करना है। और एक बात और बताऊंगा कि कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर जो 34वां है उससे पहले वाला जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम डिस्कशंस करेंगे 33वां सूरजकुंड मेला और 34वां सूरजकुंड मेला। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 34वां सूरजकुंड मेला। तो सबसे पहले तो जो 34वां 34th सूरजकुंड फेयर हुआ है वो हुआ है 1 से 16 फरवरी 2020 के अंदर, 1 से 16 फरवरी को। और ये जो सूरजकुंड के अंदर जो मेला है इसका आयोजन किया गया है सूरजकुंड मेला अथॉरिटी और हरियाणा के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो ये 34वां सूरजकुंड का मेला था इसकी एक विशेष बात ये रही थी कि इसके अंदर इंग्लैंड ने पहली बार भागीदारी की है। यहाँ पे एक बात बताऊँगा कि इंग्लैंड जो है थीम कंट्री नहीं था, बस एक जस्ट भागीदार था। तो इंग्लैंड की भागीदारी अब की बार पहली बार रही है। अब करते हैं थीम स्टेट की और थीम कंट्री की। तो सबसे पहले तो ये जो 34वां सूरजकुंड का मेला था इसके अंदर जो थीम कंट्री थी वो थी उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। और नेक्स्ट बात ये है कि जो सूरजकुंड मेला है इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 1987 और 88 के अंदर। अब हम बात करते हैं 33वें सूरजकुंड मेले की। तो 33वां सूरजकुंड मेला जैसा कि आपको पता है कि 2019 के अंदर हुआ और इसके अंदर जो है वो थीम स्टेट महाराष्ट्र था और थीम कंट्री थाईलैंड था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई बार पेपरों के अंदर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट कहाँ पर है?
तो हरियाणा का सचिवालय कहाँ पर है? तो कई बच्चे इसका उत्तर सोचते हैं पंचकुला, बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश का सचिवालय, जहाँ से हरियाणा की सरकार चलती है, हरियाणा के सारे विभाग चलते हैं, जहाँ पे पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेट्स और आपके सारे के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो वो सचिवालय हरियाणा का सेक्टर 1 चंडीगढ़ के अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हरियाणा वर्तमान के अंदर कौन है? हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये जो हैं वो वर्तमान में यशपाल सिंघल है, जो पूर्व में हरियाणा के डीजीपी रहे हैं और इनका क्रम है 6 ये हरियाणा के 6 मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि हरियाणा के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो वे थे जी माधवन। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करता हूँ कि हरियाणा के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज से जुड़ा हुआ जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है सारथी। तो दोबारा से एक बताता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, चाहे वो किसी लर्निंग हो, चाहे वो हैवी हो, लाइसेंस से जुड़ी जितनी भी सर्विसेज है उनसे जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है उसका नाम है सारथी। और व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज, व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जितनी सेवाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप सभी को पता होगा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। इन दोनों को एक साथ जो है भारत रत्न भी दिया गया था और इनके जन्म दिवस को हरियाणा सरकार जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। तो अगर प्रश्न ये आए कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 25 दिसंबर। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि सुशासन संकल्प वर्ष 2020, तो 2020 को हरियाणा सरकार ने सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में बनाया है। नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने सोनीपत के शेरशाह गांव के अंदर एक मसाला मंडी स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 25 सितंबर, जब हरियाणा के जो लोग हैं वो 25 सितंबर को चौधरी देवलाल जी के जन्म दिवस के रूप में याद करते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार के अंदर एक विशेष भूमिका है। तो इन्होंने अपनी पार्टी से जुड़े हुए नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 25 सितंबर को हरियाणा के अंदर अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। अंत्योदय का मतलब क्या होता है कि समाज की अंतिम पंक्ति के अंदर खड़े व्यक्ति का भला भी सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा सके, ताकि लास्ट गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास जो है वो सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा सके। तो अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को और सुशासन दिवस वो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और बताऊंगा, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं इनके नाम पे हरियाणा के अंदर एक हेल्थ यूनिवर्सिटी बन रही है, मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल के अंदर, और गांव रहेगा कुटेल। तो करनाल के कुटेल ज़िले के अंदर हरियाणा के अंदर हेल्थ यूनिवर्सिटी बन रही है। उसका नामकरण भी जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है। यहाँ पे एक चर्चा हम और करेंगे कि पूर्व में इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ यूनिवर्सिटी कर दिया गया, जो कि हरियाणा के करनाल के कुटेल गाँव में बन रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हरियाणा सरकार ने वर्तमान के अंदर हरियाणा के कई ज़िलों के अंदर मेडिकल कॉलेजेस, ताकि चिकित्सा सुविधाओं को ठीक किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके, तो कुछ ज़िलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय किया है। तो ये कहाँ कहाँ पर हरियाणा सरकार मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना कर रही है? सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है महेंद्रगढ़ के कोरियावास गांव के अंदर, दूसरा है भिवानी के अंदर। ये भिवानी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ये आई थिंक इसकी संभावना ये रहेगी कि ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के नाम पर इसका नामकरण किया जाएगा। तो दूसरा मेडिकल कॉलेज भिवानी के अंदर बन रहा है, तीसरा जींद के अंदर बन रहा है और चौथा गुरुग्राम के अंदर बन रहा है। तो ये हो गया आपके मेडिकल कॉलेज जिनकी स्थापना हरियाणा के विभिन्न जिलों के अंदर की जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, जो कि एक महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेडी सिटी है, यहाँ पे हेल्थ से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा हॉस्पिटल है,
और इसको सॉफ्टवेयर सिटी भी कहते हैं, साइबर सिटी भी कहते हैं, सोलर सिटी भी कहते हैं। इसको सोलर सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नामक एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय यहाँ पर है, जिसका उद्घाटन जो है फ्रांस की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो इसी गुरुग्राम के अंदर जो है सरकार ने एक फूलों की मंडी की स्थापना करने का निर्णय किया है। दूसरी बात यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण से जुड़े हुए विवादों के समाधान के लिए हरियाणा के 2 जिलों के अंदर इन्वायरमेंट कोर्ट्स, पर्यावरणीय अदालतों की स्थापना कर रखी है और ये 2 जिले हैं फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार जो है वो वर्तमान के अंदर देश के पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों को या उनके आश्रितों को कितनी पेंशन दे रही है, तो इसका जवाब होगा 25,000 रुपये की जो है वो मासिक पेंशन जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों या इनके आश्रितों को सरकार के द्वारा दी जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना चल रही है। ये योजना क्या है कि अगर किसी रोड एक्सीडेंट के अंदर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, घायल होता है या उसकी मृत्यु होती है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत सरकार उसको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूर्व में बीजेपी से पूर्व हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी उसके द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2006 को की गई थी और इसके तहत जो है परिवारों का 1 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम चर्चा करेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि हरियाणा के अंदर जैसे विधवाओं को पेंशन है, अपंगों को पेंशन है, बोना भत्ता है, बुढ़ापा पेंशन है, तो ये पेंशन जो है वो हरियाणा के अंदर कितनी दी जा रही है, तो ये सभी पेंशन जो है समान है। अब ये पेंशन कितनी है, हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन जो है वो 2500 रुपये कर दी है और साथ ही में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता उन माता पिता को 45 ईयर्स की एज से 45 वर्ष की आयु से दिया जाता है जिन माता पिता के केवल 2 लड़कियां हैं, तो 45 वर्ष की आयु से उनको लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिया जाता है और जब वो 60 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेते हैं तो उनका जो है बुढ़ापा भत्ता या बुढ़ापा पेंशन आरंभ हो जाती है। तो ये लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर 2500 रुपये, 2500 रुपये जो है 1 अप्रैल 2021 से हरियाणा सरकार ने कर दी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही के अंदर जो है अपने विवादित बयान की हरियाणा के अंदर जो है किसान जो है वैसे ही मरते रहते हैं, इस प्रकार के बयानों को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल बड़े चर्चा के अंदर रहे। JP दलाल जो है वो भिवानी के लोहारू विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। लोहारू जो है पूर्व के अंदर एक रियासत रही है और यहाँ पे एक बात बताऊँगा कि लोहारू जो है वो एक अंग्रेज समर्थक रियासत थी और लोहारू का जो नाम तो था वो लोहारूप था। लोहारू के पीछे पै लगा दीजिए, अब ये पै हट गया है, नाम बच गया लोहारू। तो लोहारू के प्रतिनिधि विधायक JP दलाल वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री हैं और इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र लोहारू के अंदर वर्तमान के अंदर बकरी प्रजनन केंद्र की शुरुआत की है। बकरी, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये भिवानी जिले के अंदर ही कैरू गांव के अंदर है। कैरू ये जो है ये तुसाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूरे भारत के अंदर इंक्लूडिंग हरियाणा एक योजना शुरू की गई है, स्वामित्व योजना। ये स्वामित्व योजना क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की गई है। अब ये स्वामित्व योजना क्या है कि गांव के अंदर जो लाल डोरे के अंतर्गत जो ज़मीन आती थी उसकी पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी। जैसे किसी व्यक्ति के उसके ऊपर कब्जा है तो वो अपनी संतान को या अपने परिवारजनों को उस ज़मीन को हस्तांतरित नहीं कर सकता था। तो अब हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि लाल डोरे की ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ आरंभ कर दी गई हैं ताकि संपत्ति का हस्तांतरण हो सके और इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। और इस योजना की शुरुआत जो की गई है वो की गई है 24 अप्रैल 2020 से।
और ये अब ये बताना चाहेंगे कि 24 अप्रैल, अब 24 अप्रैल से क्यों की गई है, क्योंकि 24 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के द्वारा देश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्राप्त हुई है। क्योंकि पंचायतों से जुड़ा हुआ जो 93वां 93rd जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कौन सा लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो इस दिन से जो है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर स्वामित्व योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने एक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है और उस लाइब्रेरी के अंदर जो है वो अधिकांश पुस्तकों को डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है अपलोड किया गया है। उस लाइब्रेरी का नाम है ई ग्रंथ कोश। तो ये एक डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी है ताकि बच्चे जो है ऑनलाइन पुस्तकों का अध्ययन कर सके। तो ई ग्रंथ कोश क्या है? ई ग्रंथ कोश क्या है? एक पब्लिक डिजिटल लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इस ऐप के माध्यम से अगर हरियाणा वासी अगर अपने बिजली का या पानी का बिल का भुगतान करते हैं तो उनको 5% की छूट हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गीता महोत्सव, ये जो गीता महोत्सव है ये पूर्व में कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर में मनाया जाता था। और ये आयोजन जो है 18 दिन का होता था, क्योंकि महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चली थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है इसने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का आकार दे दिया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन 2020 के अंदर कब हुआ, तो ये हुआ 17 से 25 दिसंबर 2020 के अंदर, क्योंकि 2021 के अंदर तो अभी आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर वर्तमान के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो नगर निगम हरियाणा के अंदर वर्तमान में है 10। और अगर ये पूछा जाए कि म्यूनिसिपल काउंसिल्स कितनी है, नगर परिषदें कितनी है वर्तमान में, तो इनकी संख्या रहेगी 19। और अगर पूछा जाए म्यूनिसिपल कमेटीज, नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, तो ये है 58। और हरियाणा के अंदर जो पंचायतों के चुनाव है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इनके जो चुनाव है वो हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। और वर्तमान के अंदर हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो धनपत सिंह हैं। अभी यहाँ पे एक बात और बताऊँगा कि जो हरियाणा का स्टेट इलेक्शन कमीशन है, हरियाणा का जो चुनाव आयोग है, उसका गठन 18 नवंबर 1993 को किया गया, 1993 को किया गया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन जो है वो आर्टिकल 243K से लेकर 243ZA, इसके अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए प्रोविजंस हैं। अगर बात की जाए कि आपके देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन अंडर आर्टिकल 324 के तहत किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने सभी ज़िलों के अंदर पेपरलेस वर्क स्टार्ट करने के लिए सभी ज़िलों के अंदर ई ऑफिस की सुविधा स्टार्ट कर दी गई। ई ऑफिस सभी जिला दफ्तरों को, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस को पेपरलेस बनाने के लिए ई ऑफिस योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने योजना शुरू करी है हरियाणा क्रेडिट गारंटी स्कीम। हरियाणा क्रेडिट गारंटी स्कीम, इस योजना का उद्देश्य है कि हायर एजुकेशंस के लिए हरियाणा की यूथ को लोन सस्ती दरों के ऊपर जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इस योजना का उद्देश्य है कि बागवानी फसलों का बीमा किया जा सके। और वर्तमान में इस योजना के तहत 20 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का बीमा किया गया है, उनका इंश्योरेंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी। सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी, ताकि हर खेत को पानी उपलब्ध करवाया जा सके। इस योजना का उद्देश्य क्या है
कि सीवेज ट्रीटेड वाटर, सीवरेज का जो पानी है उसकी ट्रीटमेंट करके और नहरों के पानी को छोटी छोटी नहरों के माध्यम से हरियाणा के खेतों के अंदर पहुंचाना जो है वो हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। और ये योजना 1 जनवरी 2021 से हरियाणा के अंदर शुरू की गई है। अब नेक्स्ट योजना के ऊपर हम चर्चा करते हैं, वो योजना है भावांतर भरपाई योजना, भाव में अंतर वाली योजना। इसका मतलब ये है कि जैसे भावांतर भरपाई योजना कि जैसे आलू का दाम जो है वो सरकार ने फिक्स कर दिया 500 रुपये प्रति क्विंटल, 100 किलोग्राम का दाम निश्चित कर दिया 500 रुपये। अगर कोई व्यापारी इसको 500 रुपये प्रति क्विंटल से कम में खरीदता है तो जो गैप होगा, जो भाव में अंतर है, सपोज करो जैसे 300 रुपये क्विंटल में किसान का आलू बिका, तो जो 200 रुपये का गैप है, ये भाव में जो अंतर है इसका भुगतान जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो आलू के लिए सरकार ने दाम निर्धारित किए 500 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज के लिए 600 रुपये, टमाटर के लिए 500, फूल गोभी के लिए 600, गाजर के लिए 700 और मटर के लिए 1100। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि सरकार ने आलू का दाम निर्धारित किया 500 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब 5 रुपये किलो। तो अब ये प्रत्येक स्टूडेंट को एक ये बात अपने विवेक से सोचनी पड़ेगी कि क्या कभी आपको कोई सपना आया है कि आलू हमें 5 रुपये किलो उपलब्ध हो सकता है? तो अगर इस वर्तमान के अंदर अगर हम बाज़ार में आलू लेने जाते हैं तो उसकी कीमत 40, 50, 60 रुपये प्रति किलो रहती है और सरकार ने इसका दाम निर्धारित कर दिया 5 रुपये प्रति किलो। तो ये किस प्रकार की अन्यायी व्यवस्था जो है वो किसान के साथ है, ये फैसला आपके विवेक के ऊपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये योजना पूरे भारतवर्ष में 1 दिसंबर 2018 से शुरू की गई और ये 100% सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है। इसकी सारी की सारी फंडिंग, इसका सारा का सारा धन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है और इस योजना के तहत 3 किस्तों के माध्यम से किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जमा करवाए जाते हैं, साल के 6,000 रुपये और प्रत्येक किस्त के 2,000 रुपये। और इसके ऊपर एक लिमिटेशन ये है कि ये केवल 2 हेक्टेयर तक के किसानों के लिए योजना लागू है। 6,000 रुपये साल के, साल में महीने हो गए 12, तो एक महीने के 500 रुपये। अब एक 500 रुपये महीना से आप किस प्रकार से किसान का सशक्तिकरण कर सकते हैं, फार्मर्स को एम्पावर कर सकते हैं, ये फैसला अब आपके विवेक के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं उद्योग मित्र योजना। हरियाणा के युवाओं को उद्योगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके तो इसके लिए हरियाणा के यूथ को हरियाणा सरकार के द्वारा स्किल प्रोवाइड की जाएगी, कौशल प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ये है, क्योंकि इंडिया की हो चाहे किसी भी स्टेट की हो, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश के अंदर स्किल्ड लेबर का और स्किल्ड मैन फोर्स का बहुत ज़्यादा अभाव है और वो हर स्तर पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने जैसे 2021 के अंदर फैसला किया कि पंचायतों के अंदर महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब इस आरक्षण के मुद्दे को लेके जो है वर्तमान के अंदर जो पंचायतों के चुनाव होने थे हरियाणा में वो अभी लेट हुए हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में वर्तमान में 2021 के अंदर पंचायतों के कौन से चुनाव होने हैं? तो हरियाणा के अंदर 6ठे पंचायतों के चुनाव होने हैं जो कोर्ट में केस के कारण अभी स्थगित किए गए हैं। और अगर बात की जाए हरियाणा में पंचायतों के पहले चुनाव कब हुए, तो पहले चुनाव हुए 1994 में। तो और ये अभी यहाँ पे एक बात और बताऊँगा, जब 5वें चुनाव 2015 में हुए थे तो वो चुनाव भी जो है वो लेट हो गए थे। उसका कारण ये था कि सरकार ने हरियाणा पंचायती राज विधेयक में संशोधन करके जो है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया गया था, तो वो केस कोर्ट में चलाया गया था, जिस वजह से 5वीं पंचायतों के चुनाव भी लेट हुए थे। और 6ठी पंचायतों के चुनाव जो 2021 में अभी होने थे वो महिलाओं के 50% आरक्षण के कारण जो है वो अभी लेट हो गए हैं। अभी आप सभी से मेरा एक प्रश्न ये रहेगा कि अगर देश में पंचायतों के अंदर बैठे प्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित हो सकती है, बड़ी अच्छी बात है। महिलाओं को अगर पंचायतों में 50% आरक्षण उपलब्ध हो सकता है, तो अब आपके लिए प्रश्न ये है
कि क्या राज्य की विधानसभाओं और देश की संसद के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या उनकी भागीदारी का, उन जनसंख्या में उनकी आधे भागीदारी का सम्मान नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो केंद्र सरकार जो है इस फैसले को लेने के अंदर जो है वो लेट लतीफ़ी क्यों कर रही है? दूसरी बात है, अगर पंचायतों के प्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर सकती है तो जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि स्टेट असेंबलीज़ हैं और देश की पार्लियामेंट है, जिनका काम देश के लिए कानून बनाना है, तो क्या उन लॉ मेकिंग बॉडीज़ के अंदर बैठे प्रतिनिधियों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं होनी चाहिए? ये फैसला अब आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ और योजनाएं शुरू की हैं, अब उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने गुलाबी बसें स्टार्ट की हैं। सब इससे पहले पूर्व के अंदर जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है महिलाओं के लिए एक गुलाबी 3 व्हीलर योजना, गुलाबी ऑटो योजना भी शुरू की गई थी। लेकिन ये योजना बड़े विवादों में रही कि क्या 3 व्हीलर चला के महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सकता है? अब किया जा सकता है या नहीं, ये सरकार के ऊपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो गर्ल चाइल्ड है, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनको घर से लेकर स्कूल और स्कूल से लेकर घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने योजना शुरू की है, छात्रा सुरक्षित परिवहन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे हरियाणा के अंदर पुलिस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो लड़कियों का गर्ल्स पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे वो मेल कांस्टेबल का हो, चाहे वो एसआई का हो, तो एक क्वेश्चन याद रखें आप कि हरियाणा सरकार ने लड़कियों की संख्या हरियाणा पुलिस में 3% से बढ़ा के 10% कर दी है, 10%, जो कि पहले 3% थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि हरियाणा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए एक फैमिली आईडी होती है, उसको कंपलसरी कर दिया है। अगर आपसे कोई पेपर में प्रश्न आए कि जो फैमिली आईडी होती है वो कितने अंकों की होती है, तो इसका जवाब होगा फैमिली आईडी होती है 8 डिजिट्स की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कोरोना काल ने देश के लोगों के सामने एक प्रश्न पैदा किया कि क्या भारत की या किसी भी राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कारगर हैं इस देश की जनसंख्या को बीमारियों से बचाने के लिए। तो एक ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो सरकारों की कार्य अक्षमता के ऊपर उठा। तो इस समस्या के निदान हेतु हरियाणा सरकार ने OPD स्टार्ट की है, ऑनलाइन OPD की सुविधा स्टार्ट की है और इसका नाम रहेगा ई-संजीवनी। तो ये ई-संजीवनी ऑनलाइन OPD सुविधा है। यहाँ पे कोई पेशेंट अपने आप को रजिस्टर करवा के ऑनलाइन जो है डॉक्टरों से चिकित्सा सहायता जो है प्राप्त कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने 10 to 45 एज ग्रुप्स की फीमेल्स को 6 नैपकिन्स पर मंथ उपलब्ध करवाने के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना स्टार्ट की है। इस योजना के तहत फीमेल्स को 10 to 45 एज ग्रुप्स की फीमेल्स को, वो भी BPL बिलो पॉवर्टी लाइन्स को 6 नैपकिन्स पर मंथ प्रोवाइड करने का निर्णय किया है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि आशा करता हूँ कि ये वीडियो और इसके माध्यम से किए गए प्रश्न आने वाली अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। दोबारा से करंट अफेयर्स के ऊपर एक बेहद रोचक वीडियो लेके आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।